दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखोगे दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल्स। तो आज हम बात करेंगे 3 कंट्रोवर्शियल किसान कानूनों के बारे में। जैसे ये कानूनों के संबंध में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, वो तो हम इतने दिनों से उनके बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने एक 4 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, लेकिन यहाँ पर राइटर ने बताया है कि सिर्फ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना आपका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है संवैधानिक जो वैधता है वो जांचना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखना। तो उसी के संबंध में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात की गई है, जिनको देखते हुए ये पर्टिकुलर जो लॉज है, इनका इम्प्लीमेंटेशन और इनका लॉ, बिल से लॉ बनना अपने आप में एक सवाल है। ये इस आर्टिकल में राइटर ने बताया हुआ है। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जिनका वायलेशन हुआ है, उनकी ये आर्टिकल बात करता है। तो इसके बारे में हम एक पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। एक नया पर्सपेक्टिव है इस आर्टिकल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहने वाला है ये। उसके बाद में न्यूज़ इन फ्लैश होता है। जैसे आपको पता है, लॉ सीखो का ये अपना एक इनिशिएटिव है, जिनमें हम वो उन समाचारों के बारे में बात करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ। उससे पहले लॉ सीखो के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि सार्क जो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो इस संगठन का मेंबर सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। आपका ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान या ऑप्शन डी मलेशिया। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न ये है कि कोई भी बिल किस प्रक्रिया से हमारे संसद में कानून बनता है। इस प्रक्रिया पर आपको एक विस्तृत चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे कृषि कानूनों के बारे में और उनकी संवैधानिक जो वैधता है उन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये समाचार में कैसे आया, सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 कानूनों पर स्टे लगा दिया है कि अब ये लागू नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर एक 4 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कि फार्मर से नेगोशिएट करे और उनसे बातचीत करने के बाद में जो भी रिकमेंडेशन हो वो सरकार को दे और सरकार उस तरीके से कानूनों में थोड़े बदलाव लाए। तो यहाँ पे कमिटी डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑफ कंप्लीटली इम्पार्शियल एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जो फार्म लॉस के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बोलना ये आ रहा है, ये जो प्रोटेस्टर्स है, जो ऐसे कृषि आंदोलन करने वाले जो संगठन है, इनका ये बोलना है कि जो ये 4 लोगों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ये निष्पक्ष नहीं है, ये इम्पार्शियल नहीं है, ये फार्म लॉस को सपोर्ट पहले से करते आ रहे हैं। तो इस एक्सपर्ट कमेटी में कौन लोग हैं वो भी जान लेते हैं। इनका कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले मेंबर है भूपेंद्र सिंह मान। ये राज्यसभा के फॉर्मल एमपी रह चुके हैं, राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं और साथ में AIKCC के प्रेसिडेंट भी है, जिन्होंने फार्म लॉ से रिलेटिंग अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। उसके बाद में जो दूसरे मेंबर है वो है अशोक गुलाटी। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जो कृषि वैज्ञानिक है, उसके साथ में हैज वर्क फॉर द गवर्नमेंट और सरकार के लिए भी काफी लंबे समय के लिए काम किया है। उसके अलावा अनिल गनावत करके तीसरे मेंबर है, जो कि प्रेसिडेंट है शेतकरी संगठन का, जिन्होंने फार्म लॉ के लिए अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। उसके अलावा जो चौथे और अंतिम मेंबर है वो है प्रमोद जोशी, जो कि NCAEP और NAARM के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये दोनों ही केंद्रीय संस्थाएं हैं, तो इनका भी सरकार के साथ में कामकाज रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स है, जो ऐसे किसान संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका ये बोलना है कि ये इम्पार्शियल एक्सपर्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करते हैं, संवैधानिक वैधता की बात करते हैं, तो राइटर ने कुछ आयामों की यहाँ पे चर्चा करी है। सबसे पहले तो राज्यसभा में ये जब आए थे ये बिल, तो यहाँ पे वोटिंग इन राज्यसभा वॉज नॉट डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द हाउस। तो जो सदन के नियम होते हैं उनके अनुसार यहाँ पर वोटिंग नहीं की गई है, राइटर ने बताया है। तो यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन उस समय चेयर कर रहे थे संसद को, तो ही डिड नॉट ऑर्डर द रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स डिवीजन बाय मेंबर्स व्हेन डिमांडेड। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक रूल है कि अगर एक मेंबर भी डिवीजन चाहता है, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स चाहता है, तो चेयरमैन को, जो भी चेयर है, उनको यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स
बाय डिवीजन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस केस में केवल वॉइस नोट जो होता है ध्वनि मत से ही प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो इसको राइटर ने अपने आप में सवाल उठाया है कि क्या ये सही था। उन्होंने माना है कि ये जो अनुच्छेद 100 है, आर्टिकल 100 जो है हमारे संविधान का, उसका वायलेशन है। तो ये कहते हैं कि रिक्वायर्स ऑल क्वेश्चन इन द हाउस टू बी डिटरमाइंड बाय रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सदन में उठाए जा रहे हैं, उनका अगर निर्णय लेना है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स रहना चाहिए, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है वोटिंग के लिए यहाँ पर। तो हमारा अनुच्छेद 100 ये कहता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिकॉग्नाइज वॉइस वोट टू डिटरमाइन मेजॉरिटी। अब यहाँ पे ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया है वॉइस वोट से, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ध्वनि मत को, वॉइस वोट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ये एक लेजिस्लेचर जो है हमारी संसद विधानसभा जो है, इसमें ये प्रैक्टिस चली आ रही है फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए कि सरलता बनी रहे, इसके लिए एक प्रैक्टिस चली आ रही है। लेकिन कानून में कहीं भी इसको जगह नहीं मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, रूल्स में ऐसा कहीं भी इनको इतना वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है, क्या हमारी न्यायपालिका जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है सही में? अगर उस बारे में हम जाने तो यहाँ पर तो एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी गई। लेकिन राइटर बताते हैं कि अंडर आर्टिकल 122 जो अनुच्छेद 122 है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही है सदन में, वो जुडिशियल रिव्यू से, जो न्यायिक समीक्षा होती है, उससे उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका हर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर अगर प्रोसीडिंग में कोई इरेगुलरिटी रहे तो उस मामले में यहाँ पर संज्ञान ले सकता है हमारी न्यायपालिका, कोर्ट जितने भी है वो इसका संज्ञान ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोसीजर क्या हो रही है, प्रोसीडिंग क्या हो रही है, ये तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर कुछ इरेगुलरिटी हो रही है प्रोसीजर में तो उस केस में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 100 इज नॉट अ मियर प्रोसीजर इरेगुलरिटी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पूरा ये वाक्य हुआ है राज्यसभा में, स्पेशली इस मामले में जो फार्म बिल है, इस ग्राउंड पे चैलेंज अंडर आर्टिकल 100 चैलेंज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है? सबसे पहले कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द होल लॉ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 107। तो आर्टिकल 107 जो है ये कहता है कि अगर कोई भी बिल है वो कानून तभी बनता है जब पूरी प्रोसीडिंग वहां पर फॉलो हो सके। तो यहाँ पर कैन इनवैलिडेट द 3 लॉज एंड सेंड देम बैक टू हाउसेस फॉर फर्दर प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम हमारा आर्टिकल जो 107 है, अनुच्छेद 107, उसका जो सेकंड प्रोविजन है वो देखें तो वो कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 एंड 109 अ बिल शैल नॉट डीम टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट unless it has been agreed to by both houses either without amendment or with such amendment only as are agreed। तो यहाँ पर पूरे अपोजिशन डिमांड कर रही थी कि यहाँ पर डिवीजन हो, यहाँ पर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ वोट हो, लेकिन ये ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मतलब अपने आप में प्रॉपर प्रोसेस से इसे पास नहीं किया गया, राइटर ने यहाँ पर ये बताया है। तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे हम इसे चैलेंज कर सकते हैं और इसे कह सकते हैं कि जब ये संसद में सही रूप से ही पारित नहीं किया गया है तो ये कैसे अपने आप में कानून है, ये बिल कैसे अपने आप में कानून बनते हैं। उसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई इस आर्टिकल में कि कोर्ट का जो काम है ये लीगैलिटी देखना है, ये संवैधानिक वैधता देखना है, कानूनी रूप से कितना सही है ये देखना है। पॉलिटिकल और जो लेजिस्लेटिव, जो राजनीतिक और जो वैधिक मामले हैं, ये पार्लियामेंट का काम है, ये संसद का काम है। इस मामलों में न्यायपालिका का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इसे पार्लियामेंट ने खुद अपने स्तर पर सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो इस आर्टिकल के अंत में की गई है। आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कैसे ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहते हैं, फार्म बिल्स को क्या रिपील किया जाता है, जो कि फार्मर्स का एक बहुत डिमांड है। उसी डिमांड पे बढ़े हुए कि फार्म बिल्स को रिपील ही किया जाए, वापस ही लिया जाए। तो आगे आने वाली गतिविधि कैसी रहेंगी, कोई आर्टिकल आता है महत्वपूर्ण तो हम इसे और आगे इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है
कि जैसे बिल कैसे पास किया जाता है, जैसे हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास में जाता है, देन इंट्रोड्यूस फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, फिर पासिंग और कंसिडरेशन के लिए टेबल किया जाता है, उसके बाद में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, उस बिल पर वोट होता है, अगर कोई क्लॉज पे सहमति नहीं हो तो उस पर वोट किया जाता है, देन वो बिल जब राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होता है तो ये प्रेसिडेंट के पास में असेंट के लिए, सहमति के लिए जाता है, और जब प्रेसिडेंट इस पर असेंट देते हैं देन ये गैजेट में नोटिफिकेशन होता है और वो लागू होता है, देन उससे जुड़े हुए जो रूल्स है वो फ्रेम किए जाते हैं। उसके अलावा जब भी हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी जिसमें 50% से ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग के लिए हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसमें 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, जितना 50 जो हाउस का स्ट्रेंथ है उससे 50% से अगर ज़्यादा होता है तो हम उसका स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 स्ट्रेंथ और प्रेजेंट जितने लोग रहे वोटिंग के लिए हम उन्हें देखते हैं। देन इफेक्टिव मेजॉरिटी देखी जाती है जिसमें 50% ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग वैकेंट सीट्स फ्रॉम टोटल स्ट्रेंथ, तो टोटल सीट्स में से जो वैकेंट है उसे माइनस करके अगर वो 50% से ज़्यादा हो तो हम उसे इफेक्टिव मेजॉरिटी मानते हैं। उसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ बिल है जैसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड स्पेशल बिल्स, इनकी भी जानकारी हमने दे के रखी है, तो आप अगर चाहे तो इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये जानकारी नोट कर सकते हैं, तो आपको एज अ प्रीलिम्स और मींस दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकता है। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं। तो पोंगल डे के बारे में हम जानते हैं, तो साउथ इंडिया का ये बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो यहाँ पर जब फसलों की कटाई की जाती है तो उसे एक उत्सव के रूप में हमारे दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो जैसे चावल हो गया, हल्दी हो गई, गन्ना हो गया, इनकी कटाई का ये समय होता है। तो ये 4 दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, भूंगी पोंगल, सूर्या पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्नूर पोंगल। तो ये 4 दिवस होते हैं, जैसे दिवाली में हमारे 5 दिन होते हैं वैसे ये पोंगल के 4 दिन होते हैं। तो ये करीब 2000 साल पुराना फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल इसे कहा जाता है, द्रविडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो रीत अभी भी कंटिन्यूस चलते आ रही है। उसके अलावा सॉरी यहाँ पर नंबर्स में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, नेक्स्ट टाइम से देखा जाएगा कि ये सही बना रहे। तो हमारा जो दूसरा समाचार है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने डिमांड की है कि जो एडल्ट्री लॉ है जिसे रिपील कर दिया गया है 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, तो इस पर मिलिट्री जो पर्सनल्स है उनके लिए ये बना रहे। तो यहाँ पे सेक्शन 497 ऑफ IPC जो है, जो कि एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता था, इसे ही डिक्रिमिनलाइज किया गया है 2008 के जजमेंट में। तो ये जो पर्टिकुलर डिमांड है कि इसे मिलिट्री पर्सनल्स के लिए बने रहना देना चाहिए, तो इनके लिए क्रिमिनल ऑफेंस भी बना रहे, ये डिमांड की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो यहाँ पर इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो एडल्ट्री अमाउंटिंग टू बी अनबिकमिंग कंडक्ट एंड वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन अंडर द आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। तो यहाँ पर आर्टिकल 33 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमको समझने के लिए कि जो आर्म पर्सनल्स हैं हमारे, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हैं, इन पर कुछ विशेष कानून है जिनसे ये सर्टेन केसेस में सरकार को ये लिबर्टी मिलती है कि ये इनके जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाए। मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आर्मी पर्सनल जो है वो अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब ये इसलिए है क्योंकि अटमोस्ट डिसिप्लिन का जो कल्चर है वो बना रहे। तो यहाँ पर जितने भी कानून है हमारे पास में, उसके अलावा आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट जो है, ये आर्मी पर्सनल्स कैसे गवर्न किए जाएंगे, उनका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, ये एक्ट वो बात करते हैं। इसीलिए एडल्ट्री लॉ जो है उसका एक एग्जम्पशन निकलना चाहिए और ये आर्म फोर्सेस पर्सनल पर वैसे ही एप्लीकेबल होना चाहिए जैसे पहले है। उसके बाद में जो हमारी तीसरी खबर है, ये तेजस LCA टू बी मेड इन इंडिया बाय HAL, तो लार्जेस्ट इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उन्होंने इस चीज़ के लिए सहमति दे दी है कि जो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उनके द्वारा जो 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि करीब 48,000 करोड़ रुपए के हैं, इनका प्रोक्योरमेंट इन्हें हमारे सेना में सम्मिलित किया जाए। तो इस चीज़ की सहमति मिल गई है। हमारे इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडिजीनियस हमारे ये प्रोक्योरमेंट देखने को मिलेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम हमारे जो शस्त्र है हम हमारे देश में ही प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी जो एजेंसी है DRDO जैसी, उसकी बॉडी जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये बना रही है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। उसके अलावा इंडिया ऑफ बिकम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, तो राइस में तो हम बहुत
अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम एक लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड में, उसके साथ में अब गेहूं के क्षेत्र में भी हम मेजर एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। तो ये जो फोरकास्ट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए ने किया है। तो जो वीट एक्सपोर्ट ऑफ 2021 टू बी 1.8 मिलियन टन्स। तो यहाँ पर ये एस्टिमेशन है, काफ़ी अच्छी खबर है कि कृषि के क्षेत्र में हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप लॉ सीखो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।